सो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द इंश्योरेंस क्लेम। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था और अच्छी बात है कि सब लोग होमवर्क करके आए। जो वर्चुअल में मुझे देख रहे हैं या फिर पेन ड्राइव में मुझे देख रहे हैं, अपेक्षा रखता हूँ कि आप होमवर्क करके आए होंगे। और जो नालायक नहीं करके आए हो तो फिर डरो ICI से। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि ये गुड़िया है हमारे क्लास में। गुड़िया का नाम क्या है? श्रेया। मैंने जैसे क्लास में कहा था कि आपको सारे क्वेश्चंस करके आने मॉड्यूल के। संतोष अगर तो दिखा सकता है तो। इस गुड़िया ने सारे क्वेश्चंस किए हैं, आगे के भी। शी हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज द राइट वे ऑफ प्रिपरेशन। तो ये रिवीजन बैच आपको तभी हेल्प हो पाएगी जब आपका एक बार होने के बाद में आप बाकी के आगे के क्वेश्चंस भी कर लो। इज दैट ओके? सो कैन वी क्लैप फॉर श्रेया प्लीज? गुड। और जो नालायक नहीं करके आया है, पता है ना तुमको क्या बोल रहा हूं मैं, मन के मन में समझ जाओ। किया है तो फिर बोल नहीं रहा हूं ना बेटा, जो नहीं करके आए वो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक बार आंसर डिस्कस कर लूं आपके साथ। यस, सो हियर आर वी। क्वेश्चन नंबर 4, बी क्विक। इसका आंसर क्या बता रहे हो आप मुझे? व्हाट इज द राइट आंसर? मुझे डायरेक्टली ये बताओ, क्लेम कितना आ रहा है? 45,004। ठीक है, अभी एक बार चेक कर लेते क्या आंसर सही है कि नहीं है। ऑन 1 April 2015 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर असर्टन। 1 अप्रैल को आग लगी है और बेटा 1 जनवरी का स्टॉक दिया है और 31 दिसंबर का भी स्टॉक दिया है। सही है। फिर उसके बाद में परचेज दिया है और सेल्स दिया है, फिर परचेज दिया है और फिर क्या दिया है? सेल्स। से यस। आगे, इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 December 2014, 2,300 had been written off on certain stock which was poor selling line cost 6,900। तो बेटा जी ये एबनॉर्मल आइटम हुआ क्या? बट अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कितना घुसकर बैठा है? वेदर 6,900, 2,300 कितना घुसकर बैठा है इस स्टॉक के अंदर? नहीं, इस स्टॉक के अंदर नहीं, इस स्टॉक के अंदर, इसके अंदर ना बेटा। कितने का घुसकर बैठा है? सो कैन आई नॉट से 6,900 माइनस 2,300, तो कितने का घुसकर बैठा है? 4,600 इज एन एबनॉर्मल आइटम। एग्रीड? अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वर सोल्ड इन March 15 एट अ लॉस ऑफ ₹250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹3,450। मतलब 250 रुपए का नुकसान हुआ। किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट 3,450 पर। तो कितने में बिका हुआ? 3,450 माइनस 250 कितना हो गया? 3,200। इसमें आपने शायद थोड़ी सी गड़बड़ की होगी, तो मैं आगे का पार्ट में बताऊंगा। द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वॉज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 6,900 थी क्या? शुरुआत में ओरिजिनल कॉस्ट 6,900 थी क्या? एग्रीड? अच्छा, उसको तुमने राइट ऑफ कर दिया था। कितने में राइट ऑफ किया? 2,300 माइनस कर दिया, सो 4,600 लिख दिया। ठीक है ना? ये अभी आपके स्टॉक में है, बट ये स्टॉक तो कितने में भी बिक सकता है? 4,600 में बिक सकता है, 4,500 में बिक सकता है, 4,000 में बिक सकता है, 9,000 में बिक सकता है, 10,000 में बिक सकता है। कंफ्यूज करने के लिए, इसकी सेल वैल्यू बताने के लिए, नालायक को समझ भी नहीं आता कि इतने में सेल किया। डायरेक्टली नहीं बता सकता, मजा आता है तुम्हें छेड़ने में। तो क्या बोलता है पता है क्या? जो स्टॉक जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 3,450 थी, मतलब इसमें एक स्टॉक था जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 3,450 है, ये सेल हुआ कितने में? 250 के लॉस पर। तो कितने में सेल हो गया? 3,200 ये सेल हुआ। अब तुम पूछोगे बचा कितना है? अगर मेरे रसगुल्ले तूने इसमें से माइनस कर दिया, अगर तूने इसमें से माइनस कर दिया 3,450, समझ ले तू फंस गया, काला बाबा पकड़ के ले गया। अगर तूने 4,600, अबे ये तो वैल्यू दी है तुझे स्टॉक की, ये ओरिजिनल कॉस्ट थोड़ी ना है। उन्होंने फिर तुमको रेफरेंस देते हो क्या बताया? 6,900 का आधा माल। आधा कैसे पता चल रहा है? 6,000 का आधा 3,000 और 900 का आधा 450। 3,450 बिक गया। तो बचा हुआ 3,450 जो है उसकी वैल्यू अब 3,450 ही है। मतलब ये वैल्यूएशन ये दिया है इस स्टॉक का यहां पर, बट ये वैल्यूएशन डायरेक्टली सेल वैल्यू नहीं दी थी, वो दिया था ओरिजिनल कॉस्ट के रेफरेंस से। तो क्या मैं वापस समझाऊं? 6,900 का स्टॉक था, 6,900 के स्टॉक को राइट ऑफ करके 4,600 पे लेके आ गए। वो बात खत्म। अब दिमाग में भरो पांडे जी, 4,600 का माल ऊपर भी बिक सकता है, नीचे भी बिक सकता है। ऐसा धीट नहीं बनने का सर 4,600 की वर्डिंग यूज करनी थी। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसकी सेल वैल्यू डिराइव करने के लिए तुम्हें दूसरे किसी वैल्यू का रेफरेंस दिया
और वो क्या बोला, ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी 3450 है उसमें 250 का नुकसान हुआ, तो कितने में बिक गया, 3200। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा ना, कितना माल बिका भाई, क्योंकि उन्होंने आगे क्या बोला, रिमेनिंग गुड्स आर नाउ एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। तो रिमेनिंग गुड्स कितने हैं, 6900 में 3450 वाला बिका है, तो बचा हुआ 3450 है ना, और उसके ओरिजिनल कॉस्ट 3450 ही आएगी। आई एम श्योर जिन्होंने मिस्टेक की वो इसी एरिया में की है। क्वेश्चन की समझ कम है, अगर इस एरिया में मिस्टेक की तो क्वेश्चन की समझ कम है, क्वेश्चन पर और फोकस करो। आगे बढ़ते, द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक, ओके ठीक है। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन द जीपी हैड रिमेन्ड द यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। जीपी रेट क्या आया था बेटा, 20%, ओके। द वैल्यू ऑफ द स्टॉक सैल्वेज वाज 5800, द पॉलिसी वाज फॉर 50,000 एंड वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, वर्क आउट द अमाउंट ऑफ द क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर। तो क्या बेटा मैं जल्दी से देखकर आपको बता दूं कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना है। सो ये देखो यहां पर पहला ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा मैं रफ में कर रहा हूं तो पूरा स्ट्रिक्टली फॉर्मेट फॉलो नहीं करूंगा, मतलब लिखने का। सो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा कॉलम बनेगा अशपथ 1 1 2 3 1 2 3, फिर इधर क्या आएगा, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल। तो इधर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक 32,400। मैं गलत लिखने लग गया, माय मिस्टेक, मैंने दूसरा क्वेश्चन देखकर लिख दिया 73,500। वो बोली मुझे सर पेंसिल में लिखा हुआ है, बट मैंने हाँ नील 73,500 सही है। फिर 2 परचेसेस 3,91,100, 6,900, छोरी जोरदार बोली तो 3,98,000। और इधर आएगा बाय सेल्स 4,87,000, और ये आएगा नील, और ये आया 4,87,000। इसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं घुसा था। और इधर 79,600, और इसके अंदर 4,600 बेटा घुस गया था एबनॉर्मल, तो ये कितना आ गया था 75,000, और इसको कहेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर ये एबनॉर्मल है तो उसका जो परचेस किया गया वो भी क्या है, एबनॉर्मल से। इधर आएगा 2 जीपी, जीपी का अमाउंट है 97,400, 2,300 नेगेटिव और 95,100. Can I not have the total? Yes. Now boys and girls, you are now expected to ask me what is the GP rate. So GP rate is equal to 97,400 divided by 4,87,000 into 100. What is that? 20%. Say yes. After this, we were expected to calculate memorandum trading account. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में उत्तरी मोबाइल कैसे चालू रहेगा आज. Then you have got memorandum trading account. When I am starting with memorandum trading account, then we have got certain columns. 1 1 2 3 1 2 3. इसमें क्या कहेगा? नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल टोटल. सही है ना. मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा. ओपनिंग स्टॉक पिछला वाला ही आएगा 75,000, 4,600, 79,600. प्लीज प्रॉब्लम को सही से पढ़ो. प्रॉब्लम को नहीं सही से पढ़ोगे तो आंसर गलत ही आएगा. स्टीरियोटाइप तरीके से प्रॉब्लम नहीं पढ़ने का कि ऐसा हुआ होगा, नहीं. जो एक्चुअल हुआ वो समझने की कोशिश करो. सेल्स 4,600 जो वैल्यू है उसका सेल वैल्यू 4,600 का रेफरेंस पकड़कर नहीं बताया. उस कमीने ने उसका रेफरेंस ओरिजिनल कॉस्ट से दिया है. तो यार कॉमन सी बात है, परचेस भी करते तो कोई भी वैल्यू पर सेल कर सकते हैं. तो उन्होंने बताया कि ये सेल कितने में हुआ? 3,200 में. अब ये कैसे पता चला? तो 3,450 माइनस 250, और ये सेल दिया हुआ है आपको 2,31,200. सही लिख रहा हूं ना. अब उसमें से 3,200 माइनस हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2,28,000. और इधर क्या आ जाएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 54,600, 3,450 और 5,8050. और इसी के साथ यहां पर क्या आएगा? 2 परचेसेस 1,62,000, और ये नील, और इधर कितना आ जाएगा? 1,62,000. कैन आई नॉट से 2 GP 45,600, 2050 and 47,650.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके बाद में क्या निकालेंगे अपन? जीपी रेट नहीं, सॉरी क्लेम निकालेंगे। आज अच्छा रिवीजन नहीं लिया बीवी ने, बोलूंगा आज जाके, हाउ डिड यू टीच मी टुडे। हाँ, तो क्लेम कितना? 580, क्लेम नहीं, लॉस निकालो, लॉस 58050 लेस सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 5800, तो कितना आ जाएगा? 52,250। बेटा पॉलिसी अमाउंट कितने की है? 50,000। सो एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, क्योंकि वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज मोर ना, ग्रेटर देन द पॉलिसी अमाउंट। सो कैन आई नॉट से, ये ऐसा निकला क्या? 52,250 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 58,050, इसका कितना आ जाएगा? 45,004 इज द क्लेम। इज दैट ओके? यस, दे दो। मैं वापस सभी बच्चों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। रेगुलर बैच में भी आपने जो गलती की, अभी रिवीजन बैच में गलती मत करो। रिवीजन बैच में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप घर पर जाके इसका ट्राई करो, तभी जाके चीजें क्लियर होगी, है ना बेटा? अब लिखिए नेक्स्ट, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। Are you ready? So write down loss of profit policy. Loss of profit policy. पहले इसको समझा देता हूं, व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। आर यू रेडी? सुनते। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसका एक शॉप है, एक हुआ शॉप का इंश्योरेंस, एक हुआ शॉप का इंश्योरेंस, बट इस शॉप में वो बैठकर ऐसे थोड़ी ना बैठा रहता है। इस शॉप का क्या किया जाता है? उसमें कुछ एक्टिविटी होती है। सो उस एक्टिविटी का नाम दूंगा मैं बिजनेस। तो जब बेटा शॉप को आग लगती है, आग लग जा, लग गई, जब शॉप को आग लगी तो उसमें बिजनेस भी अफेक्ट होता है। और बिजनेस अफेक्ट होता है तो उससे क्या होता है कि जो उस व्यक्ति को प्रॉफिट होने वाला होता है वो प्रॉफिट वो अर्न नहीं कर पाता। तो पहले जब हमने लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी देखा तो उसमें क्या सीखा कि स्टॉक का हमको पैसा मिलना चाहिए। बट अब मैं क्या चीज सिखा रहा हूं कि भाई शॉप का पैसा ठीक है, वो समझ गए हम, बट शॉप के अलावा एक और चीज का नुकसान हो रहा है कि हमारा व्यापार कुछ समय के लिए ठप हो गया। उदाहरण के तौर पर ताज होटल में जब 26/11 को वो अटैक हुआ और अटैक होने के बाद में उधर आग लगी, राइट, बॉम्ब स्फोट वगैरह हुए, उसके बाद में उसको रिपेयर करने के लिए कम से कम अगला 1.5 साल गया। तो 1.5 साल तक के लिए तो बिजनेस ठप हो गया ना। इधर जर्मन बेकरी में भी बॉम्ब स्फोट हुआ था, इफ यू रिमेंबर, टेररिस्ट अटैक हुआ था जर्मन बेकरी में भी, पुणे में। तो जब जर्मन बेकरी में भी वो अटैक हुआ तो उसके बाद में, अटैक के बाद में कुछ समय के लिए बिजनेस अफेक्ट हो गया था। उस केस में आपका जो व्यापार है वो सेम लेवल पर नहीं होता, व्यापार थोड़ा नीचे लेवल पर आ जाता है। तो जो नीचे के लेवल पर आया तो उसमें आपका कुछ नुकसान हो गया सेल का, और उस सेल पर होने वाले मुनाफे का या उस सेल पर होने वाले प्रॉफिट का। यू हैव लॉस्ट द सेल, एंड बिकॉज यू हैव लॉस्ट द सेल यू हैव लॉस्ट द प्रॉफिट विच यू कुड हैव अर्नड। तो द होल गेम हियर इज अबाउट द क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। नाउ प्लीज डू नॉट मीन प्रॉफिट का मीनिंग लिटरल प्रॉफिट, इट इज समथिंग एल्स ऑल्सो। सो क्या अभी हम आपको ये समझाना शुरू करें? तो जो जो चीजें मैं पहले समझा रहा हूं उसको कनेक्ट कर लेंगे, मतलब कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में उसका कनेक्शन में करा दूंगा, ठीक है ना। छोरी अगर देख लियो, छोरी पहले बोल रही हूं मैं कि अगर अब भी ध्यान नहीं दिया, समझ रहे हैं छोरे, सिंग निकल आएंगे सिर पर, फिर बैल बनकर घूमेगा। अब चॉइस तेरी है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। ध्यान दे दियो, जो ध्यान नहीं देते बैल ही तो बनते हैं, ठीक है। दिख रहा है क्या ये? हाँ, क्या ये? एक है प्रीवियस ईयर, राइट, इसको लिख देते हैं 16, 17 और ये हो गया 17, 18। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। अब कहीं तो आग लगाएंगे, ये इधर आग लग गई। आग लगने के बाद
एक पीरियड है जो अफेक्ट हो जाएगा, एक पीरियड है जिसको हम बोलेंगे अफेक्ट हो जाएगा। अफेक्ट मान लेते हैं कि भाई 1 सितंबर को आग लगी 2017 और वो आग का इंपैक्ट रहा हमारे पास 31 दिसंबर 17 और न्यू ईयर को हमने वापस शानदार तरीके से शॉप को ओपन कर दिया, सब अच्छा चलने लगा, ठीक है। तो ये हुआ अफेक्टेड पीरियड, ये हुआ अफेक्टेड पीरियड, समझ में आ रहा है। इस अफेक्टेड पीरियड को हम बोलते हैं, जो सेल होता है उस सेल को हम बोलते हैं एक्चुअल सेल। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल सेल। जो सेल आप कर पाए इसको बोलते हैं हम एक्चुअल सेल। इसी पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड है, इसी पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर में, इसी पीरियड का करस्पॉन्डिंग पीरियड, इसको हाईलाइट कर दूं। अगर दिमाग है तो समझ लो ये क्यों निकालने की जरूरत है, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे किसी तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि ये जो अफेक्टेड पीरियड है अगर ये अफेक्ट नहीं होता तो कितना सेल होता। से यस और नो। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर ये बंदा बीमार है, देखो ये मेस में जाता है कि नहीं जाता, बाहुबली मेस में जाता है कि नहीं जाता है, हाँ। अगर ये बीमार है, बीमार मतलब अफेक्टेड है, बीमार है तो फिर इसने सिर्फ एक ही चपाती खाई, ठीक है, सुबह एक ही चपाती खाई। वो मेस वाली मौसी बोल रही खा ले बे खा ले, बोल नहीं जा रहा है मौसी, सॉरी। मौसी अंदर के अंदर खुश हुई, कितने का सेविंग हुआ। अब बताओ कैसे पता चलेगा मौसी को कितने का सेविंग हुआ? मतलब मौसी कर सकती है तो तुम नहीं कर सकते ना, लाइक शर्म आने को ना। मौसी कैसे पता करेगी कितने की सेविंग हुई चपाती की? हाँ, वो हर रोज कितना खाता है उतना ही तो खाएगा। तो अगर मान लो हर रोज 10 खाता है और आज एक ही खाई तो कितने की सेविंग हुई? 9। मजाक कर रहा था, मुझे पता है। कितने की सेविंग हुई? 9। तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट। आई प्रोजेक्ट व्हाट शुड हैव बीन डन इन द फ्यूचर। तो इसके लिए हम इधर जाते हैं और यहां पर कौन सा सेल निकालते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्नओवर। झूठ मत बोलना, लाइक स्टैंडर्ड टर्नओवर है नहीं, स्टैंडर्ड टर्नओवर। बट तुमको एक बात बताता हूं, वापिस बाहुबली का एग्जाम्पल लेते हुए, बाहुबली का एग्जाम्पल लेते हुए, बाहुबली बीमार हुआ है, राइट, बट रिसेंटली बाहुबली को देवसेना मिल गई। देवसेना समझते हो कौन? देवसेना, उसके हीरोइन मिल गई उसको, तो बाहुबली खुश है अभी। तो जाहिर सी बात है वो और ज्यादा खाने वाला था, मतलब हर रोज 10 तो आज 13 खाने वाला था। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? जो डेटा मिल रहा है वो पास्ट का मिल रहा है, स्टैंडर्ड। इसको एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है इन फ्यूचर। एक्स्ट्रापोलेट मतलब पता है क्या? पास्ट के डेटा को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में। जाहिर सी बात है इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड या लेस ट्रेंड। बिल्कुल जोरदार बोला छोरा तू। इसमें ऐड या लेस क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड। तो पहली चीज आपको समझनी है मेरे बच्चों, पहले निकालना होता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर में से क्या लेस करते हो आप? एक्चुअल टर्नओवर। एक्चुअल टर्नओवर ये है ना, एक्चुअल सेल। इसको सेल की जगह क्या लिख देता? एक्चुअल टर्नओवर। यस और नो? सो स्टैंडर्ड टर्नओवर में ऐड और लेस ट्रेंड होता है और उसमें से क्या लेस करते हो? एक्चुअल सेल, जिससे कि आपको मिल जाता है शॉर्ट सेल। कितने का शॉर्ट सेल है? ठीक है, तो मैं लिख दूं इधर, छोरी लिख मत, लिख मत, काला बाबू पकड़ के ले जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड टर्नओवर आफ्टर व्हाट? ट्रेंड। आफ्टर ट्रेंड लेस क्या कर देंगे? ओहो, एक्चुअल टर्नओवर। तो क्या मिल जाएगा बेटा जी? शॉर्ट सेल। सो ये माइनस ये और ये क्या आ जाएगा? शॉर्ट सेल। से यस। अब ये जिनके यहां पर आग लगी थी वो आदमी भिड़ गया, वो मुझे बोला मुझे शॉर्ट सेल के पैसे दे दो। मतलब देखो, पहले उसका सेल हुआ था 25 लाख, हाँ नहीं, अब उसका सेल हो रहा था सिर्फ 10 लाख। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला? 15 लाख दे दो। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, घोड़े दौड़ाओ। 15 लाख देगी क्या इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी अरे झंडू 15 लाख तेरा सेल कम हुआ है, बट सेल कम हुआ है तो तुमने माल भी तो कम ही बाई किया होगा ना। सेल बोल रहा है 2, हाँ नहीं, बट सेल तुझे हम देंगे तो तुम दिमाग लगाना, तेरा लॉस सेल का थोड़ी ना हुआ। मतलब तुम क्या बोल रहे हो? उसका प्रॉफिट 15 लाख है, गलत है। अगर उसको सेल करना है 100 रुपए का तो उसको माल बाय करना है मान लो 75 का, तो नुकसान 100 का नहीं हो रहा है, 25 का हो रहा है। 25 को बोलेंगे जीपी। 25 को क्या बोलेंगे? जीपी। तो बेटा जी फिर नेक्स्ट बात है कि अपने को जीपी रेट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा? जीपी रेट। से यस।
सो बेटा जी अब जीपी रेट किसका निकालते हैं कि जिसके फिनेंशियल्स रेडी होंगे, जिसके फिनेंशियल्स रेडी होंगे। जीपी रेट निकालना तो फिनेंशियल्स रेडी चाहिए भाई, हाँ या नहीं? सोच के बता इसमें कौन से फिनेंशियल्स रेडी होंगे, 16-17 के या 17-18 के? 16-17 कॉमन सेंस की बात है। जिस साल में आग लगी उसके फिनेंशियल्स कैसे रेडी होंगे? तो करंट ईयर है, तो फिनेंशियल्स रेडी होंगे पिछले फिनेंशियल ईयर्स के, हाँ या नहीं? तो ये हुआ इस ईयर में जो होता है उसको बोलते हैं फिनेंशियल ईयर टर्नओवर। ओ कड़िंग क्या, इसको क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ईयर टर्नओवर। इससे हम क्या निकालेंगे? जीपी रेट। बट साहब जीपी रेट निकालते हो, जीपी रेट शब्द जीपी रेट बोलते हैं, इसको जीपी रेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अर्निंग रेशो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक बार पी एंड एल अकाउंट देखना जरूरी है। तो क्या आप पी एंड एल अकाउंट देख पा रहे हो? इसमें आया बाय जीपी, राइट, टू सैलरी, टू स्टेशनरी, टू इंटरेस्ट, टू एडवर्टीजमेंट एंड टू नेट प्रॉफिट, है नहीं? सो बेटा जी जब धंधा अफेक्ट होता है तो तुम्हारा नुकसान होता है नेट प्रॉफिट का। उसको जीपी में शब्द गलत बोल रहा हूं बट ऐसा शब्द यूज किया जाता है जीपी रेट, बट जीपी को जीपी नहीं लेने का, नेट प्रॉफिट लेने का। से यस? सुनो, तुम्हारा जीपी हुआ 1500, प्लीज फील करो, फील करोगे तो चैप्टर अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। तुमको जीपी हुआ 1500, सैलरी तुमको देनी थी 100, स्टेशनरी का था 50, इंटरेस्ट का था 150 और एडवर्टीजमेंट का था 20 या 200। तो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? तो कितना आ गया? 1000 आ गया क्या? अच्छा, अगर मैंने तेरे को 1000 रुपए दे दिए, ले भाई तेरा नेट प्रॉफिट का नुकसान हुआ ना, ये ले 1000 रुपए जा। ये चला गया घर पर लेकर, पागल था, समझ में नहीं है इसको बात। 1000 रुपए जेब में लेकर चला गया, नाम बता रहे तेरा नालायक। ये इसके जेब में कितने की रुपए है? 1000 रुपए लेकर चला गया। उसको इंश्योरेंस कंपनी बोला जा खुश, 1000 रुपए मिल गए तुझे। फिर जब गया और जाके बैठा था ऐसे सोच रहा था अब क्या करूं, 1000 रुपए तो मिल गए नेट प्रॉफिट। तभी वहां से बैंक से कॉल आया, बैंक से कॉल आया, हेलो कैसे हो जी आप? तो बोले मैं ठीक हूं, आप कैसी हो? थोड़ा इमोशनल हो गया बंदा। तो फोन पर बात हो रही थी, वो बोली सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, आपकी किस्त बाकी है और आपका इंटरेस्ट बाकी है, प्लीज इंटरेस्ट पे करो। ये बोल रहा है मेरे यहां पर आग लग गई। बोले वो हमारा लुकआउट नहीं है सर, कृपा करके आप हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट कर दीजिए, हाँ या ना? तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो मतलब 1000 में से इसका इंटरेस्ट गया कितना? 150। संतोष मैनेजर आ गया, संतोष मैनेजर आके बोला सर मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके यहां पर आग लगी बट आपको मेरा पैसा तो देना पड़ेगा, आप 6 महीने बंद रहोगे तो क्या मेरे को भी पगार नहीं मिलेगी क्या? फिर मैं जा रहा हूं कहीं और, हाँ नहीं? ट्रेन्ड एम्प्लॉइज विल लीव हिम, तो उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी। तो सैलरी कितनी देनी पड़ेगी? 100। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये बच्चा खुश हो रहा था कि मुझे मेरे 1000 रुपए मिल गए। अरे काय के 1000 रुपए मिल गए, ये खर्चे तो फिर भी इनकर हो रहे ना। तो इंश्योरेंस सिर्फ नेट प्रॉफिट का नहीं होता है, इंश्योरेंस नेट प्रॉफिट के साथ उन खर्चों का भी होता है जो अवॉइड कर नहीं सकते आग लगने के बावजूद भी। आग लगने के बाद में कौन से खर्चे अवॉइड हो सकते थे? मे बी एडवर्टीजमेंट अवॉइड हो सकता था, हाँ या नहीं? दूसरा कौन सा अवॉइड हो सकता था? मे बी स्टेशनरी अवॉइड हो सकता था। से यस और नो? तो बेटा आप सभी बच्चों के दिमाग में मैंने एक चीज डालने की कोशिश की कि समझो नेट प्रॉफिट के साथ मुझे बाकी के खर्चे भी मिलने चाहिए, क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट मिल जाएगा बट वो खर्चे तो जौ के जौ रहेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे मुझे। तो इंश्योरेंस कंपनी से तुम नेट प्रॉफिट लेके आ जाओगे, चले जाओगे, फिर वापस बैंड बजेगी तुम्हारी कि भाई ये भी पैसा मांगने के लिए। जैसे मान लो तुम्हारा ऑफिस का रेंट है, ऑफिस को आग लग गई तो थोड़ी ना उसको रेंट देना बंद कर दोगे। रेंट इज एन एक्सपेंस विच विल हैव टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ फायर। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इंश्योर नहीं हो सकते, वो वेरिएबल होते हैं, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते हैं फिक्स्ड, उनका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो जब इंश्योरेंस कराना पड़ता है तो आपको यह बात तो पता चल गई कि शॉर्ट सेल पूरा पैसा नहीं देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी? वो बोलेगी लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शब्द पर ध्यान मत दो, तुमको अगर मेरा अर्लियर डिस्कशन याद होगा मैंने कहा कि प्रॉफिट शब्द गलत है। इनफैक्ट ये लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इट इज शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो। मतलब इस प्रॉफिट, इस सेल का मुझे आपको कितना देना है?
सो अब तुम मुझे पूछोगे सर अर्निंग रेशियो कैसे निकलेगा? सो अर्निंग रेशियो, बेटा फॉर्मूला पर पूरा ध्यान दो. अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू, कैन आई नॉट से नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर. फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर पर ट्रेंड अप्लाई नहीं करोगे. तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्यों नहीं अप्लाई करेंगे सर? क्योंकि बेटा जब वो आदमी आया था एजेंट, उसने बोला था कि सर आपका पॉलिसी कराना है क्या, आपका इंश्योरेंस कराना है क्या? तुमने बोला हाँ. तो उसने क्या बोला होगा कि सर आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने स्टडी किया, उसने पूछा सर इतना नेट प्रॉफिट है, इन चार्जेस में से कुछ और इंश्योर कराने क्या? तुमने 3-4 चार्जेस के नाम दे दिए. उसने वो रेशियो तो पॉलिसी के वक्त ही कैलकुलेट कर लिया होगा ना. इसको चेंज नहीं कर सकते आप. समझ आ रहा है बात? कैसे निकला होगा? एक एजेंट आया होगा, एजेंट ने पॉलिसी समझाई होगी, पॉलिसी समझाते होगा उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर कौन से नेट प्रॉफिट और कौन से चार्जेस को इंश्योर करना होगा, ये बात पूछी होगी. तो तुमने सब कुछ बताने के बाद में नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर, ये चेंज कैसे हो सकता है? तो इससे आपको क्या मिलेगा? अर्निंग रेशियो. और ये अर्निंग रेशियो आप इधर लिखेंगे. बट जब आप ये लिखोगे तो इधर मैं लिखूंगा एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल चेंजेस. ये हम आगे बात करेंगे. एडजस्टेड फॉर प्राइस लेवल चेंजेस. बेटा हम धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं. हमने 3 टाइप के टर्नओवर सीख लिए. पहला वाला टर्नओवर कौन सा है? एक्चुअल. एक्चुअल के यहां पर कौन सा है? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड पर क्या लगता है? ट्रेंड. उसके बाद में दूसरा क्या है? फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर. इसके बेसिस पर क्या निकलता है? अर्निंग रेशियो. तो अगर मैं आपको शॉर्ट सेल निकालने का फॉर्मूला सिखाऊं तो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड सेल्स आफ्टर ट्रेंड माइनस एक्चुअल सेल विल गिव यू व्हाट? शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल पूरा मिल जाएगा या उस पर अर्निंग रेशियो मिलेगा? उस पर अर्निंग रेशियो मिलेगा. सो शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो, आपको कुछ अमाउंट मिलने वाली. बट अर्निंग रेशियो सिर्फ प्रॉफिट है? नहीं. हम सामने वाले आदमी को क्या बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट. और मुझे क्या चाहिए? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस भी चाहिए. से यस और नो? ऑल राइट. सो मैंने अभी तक आपको 3 स्टेप समझाए, ये यहां से यहां तक. एग्रीड? अब मैं आपको अगला क्या बता रहा हूं. एक टर्नओवर ऐसा होता है जो यहां से चालू होता है. पूरी क्लास का ध्यान इधर. जो यहां से शुरू होगा, आग लगने के वक्त से लेकर 1 साल पुराना, मतलब द मोस्ट रीसेंट नॉर्मल सेल. मोस्ट रीसेंट मतलब आग लगने के पहले 12 महीने. तुमको इनकम टैक्स में भी तो हुआ था ना, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, या प्रिसीडिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. सो प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब आज रिटायर हुआ तो तुरंत 12 महीने पहले. वैसे मैं भी आपको क्या समझा रहा हूं? आग लगी आज, इसके पहले नॉर्मल 12 महीने कितने थे? से यस. सर ये क्यों कर रहे हैं? स्टॉक वाली पॉलिसी याद आती है क्या? आपने पॉलिसी निकाली थी 60,000. उस समय 60,000 की पॉलिसी क्यों निकाली थी? क्योंकि उस समय लगता था कि स्टॉक कितना ही मेंटेन होता है. आगे गए स्टॉक बढ़ गया, तो तुम्हें याद है क्या? स्टॉक का पॉलिसी जो लिया 60,000, उसको एक्चुअल स्टॉक से कंपेयर कर एवरेज क्लॉज निकाला. वैसे प्रॉफिट पॉलिसी में भी तो एवरेज क्लॉज निकालना पड़ता होगा. तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है? उधर क्या देखते थे? लेटेस्ट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. ऐसे इधर क्या देखेंगे? जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर कितना प्रॉफिट था. पिछले साल का नहीं देखना, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ द फायर व्हाट वाज द प्रॉफिट अवेलेबल. तो उसका हम क्या करेंगे? एवरेज क्लॉज के लिए यूज करेंगे. बट एवरेज क्लॉज के पहले मैं आगे जाता हूं. आर यू रेडी? सो बेटा स्टैंडर्ड टर्नओवर 2, 3 अर्निंग रेशियो. बेटा अभी मैं 4th बता रहा हूं. अच्छा, तुम्हें केक पसंद है? केक खाना आता है? अरे वाह. बनाना? अच्छा, तुम्हें पता है एक, बताना अभी तुम कॉमन सेंस लगा के बताना. एक शॉप है जिनका केक बनाकर वो बेचते हैं. ठीक है? उधर शॉप में आग लग गई. क्या हो गया छोरी? शॉप में आग लग गई, शॉप डिस्ट्रॉयड. तो उसको रिनोवेशन करने के लिए कम से कम 4 महीने जाएंगे. कम से कम 4 महीने. सब काला काला हो गया एकदम. आपसे क्वेश्चन है, आदमी ने क्या करना चाहिए? 4 महीने तक बोर्ड लगा के रख देना चाहिए. 4 महीने बाद शॉप शुरू होगा, केक लेने के लिए तब आना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. और कॉम्पिटिटर बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, उसने 4 महीने बंद किया, अपन भी 4 महीने बंद करेंगे. क्योंकि देखो फिर ऐसा थोड़ी ना हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है. तो मुझे बताओ 4 महीना अगर कोई शॉप बंद कर बैठेगा तो धंधे से आउट होगा कि नहीं होगा? तो वो आदमी क्या करेगा? दूसरी जगह करेगा. तो दूसरी जगह करेगा तो क्यों करेगा उधर?
मजा आती है दूसरी जगह कर कर। क्यों करेगा दूसरी जगह? सेल्स को मेंटेन कर कर रखे, हाँ या नहीं? अब तुम थोड़ा सा जुगलबंदी देखो, ये आदमी एडिशनल खर्चा कर कर एक और शॉप रेंट में ले रहा है, बाजू वाला ही, बगल वाला ही शॉप। उधर उसने लिख दिया कुछ टेम्पररी पर्पस के लिए या टेम्पररी रीजन के लिए शॉप यहां पर चालू रहेगी। आपने देखा होगा ना, शॉप अंदर के चालू है, रिनोवेशन के कारण स्टॉप है। आदमी धंधा नहीं बंद करता, आदमी अंदर धंधा करेगा बट करेगा, बाहर बाकड़ा लगाकर बैठेगा बट धंधा करेगा, हाँ या नहीं? सो जो एडिशनल खर्चा कर कर वो सेल को मेंटेन रखना चाहता है, तब वो इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलता है, इंश्योरेंस कंपनी सुन, मैंने एडिशनल खर्चा किया और एडिशनल खर्चा होने की वजह से मैं कुछ सेल को बढ़ा पाया, और सेल अगर बढ़ा तो जाहिर सी बात है तेरा शॉर्ट सेल कम हुआ। लिंक लग रहा है क्या? शॉर्ट सेल अगर कम हुआ तो तुझे क्लेम कम देना पड़ेगा। तो भाई देख, जो एडिशनल खर्चा मैंने किया है, बाजू वाला शॉप जो लिया उसका रेंट दे दो मुझे। हम ये बोलेंगे कि जो हमने पीछे की तरफ शॉप लिया है उसका रेंट दे दो, मैंने जो बाकड़ा लगाया है उसका रेंट दे दो। अरे बात समझ आ रही है क्या तुमको? हम अब इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हैं कि हमें एडिशनल खर्चा दो, क्योंकि इस एडिशनल खर्चे से जिसका फायदा हो रहा है वो है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोलती फेयर इनफ, फेयर इनफ, बट इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं एडिशनल एक्सपेंस आपको दूंगी, एक्सपेंस आपको दूंगी लोअर ऑफ 3, लोअर ऑफ 3। अब लोअर ऑफ 3 में कौन सा? फर्स्ट वन, एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है, जितना हुआ उतना ले लो। दूसरा क्या? सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस, सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस इनटू अर्निंग रेशियो। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो उसको फील करो। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम एडिशनल खर्चा नहीं करते तो सेल नहीं हो पाता, सेल नहीं हो पाता तो वो शॉर्ट सेल हो जाता। अभी सेल नहीं होता तो शॉर्ट सेल बढ़ जाता ना, और शॉर्ट सेल पर मैं आपको क्या देता? अर्निंग रेशियो। तो या तो एक्चुअल खर्चा ले ले, या सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस इनटू अर्निंग रेशियो ले ले। समझ आ रहा है क्या? और उन्होंने एक तीसरा बनाया, एडिशनल एक्सपेंस दैट इज एक्चुअल एक्सपेंस इनटू, राइट, मैं लिखूंगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ये जो टर्नओवर निकाला था ना, किसी को बताना मत, ये रेड वाला, इसको 80 बोलूंगा। 80 इज व्हाट? एनुअल टर्नओवर, मोस्ट रिसेंट सेल, ताजा ताजा टर्नओवर। और इसको हम क्या करते हैं? ट्रेंड ऐड या लेस करते हैं, ट्रेंड ऐड या लेस। अरे बोलो ना हाँ। सो मैंने क्या बोला एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, मतलब ये तो बराबर है, इनटू अर्निंग रेशियो, इनटू अर्निंग रेशियो। मतलब साला कुछ तो ऐसा हो रहा है कि हम यहां पर कुछ एक रेशियो बना रहे हैं, बट ये तो 1-1 ही आएगा ना, ऊपर 100 है नीचे भी 100 है। छोरी चुप, आगे और भी कुछ कर रहा हूं, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कुछ तो लोचा है, समझाता हूं। मान लो तुम्हारे स्टैंडिंग चार्जेस थे 15,000, तुमने उसमें से इंश्योर कराए सिर्फ 7,000, हाँ नहीं? तो बेटा जब 15,000 में से 7,000 इंश्योर कराए तो कितने अनइंश्योर्ड रह गए? 8,000। 8,000 अनइंश्योर्ड रह गए क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी देख भाई, एडिशनल एक्सपेंस है, उसका मैं भी तो इसी रेशियो में पैसा दूंगी, हाँ या ना? सो फॉर्मूला क्या बना? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू अर्निंग रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैं रेशियो बना रहा हूं, इनमें से जो लोअर है वो लेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे 3 मुद्दों पर ऐसे ही बात करनी, मैं अभी और डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अगर आपको और डेप्थ चाहिए तो रेगुलर बैच में चेक कर लो कि मैंने इसको प्रूव करके दिखाया कि ऐसे क्यों सही है, बट अभी के लिए हम आगे जाएंगे, नहीं तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे। नहीं, मैं ये लिखने लगती है यार, नलायक छोरी, गाय छाप। पहला वाला बताओ क्या है? एडिशनल एक्सपेंस एक्चुअली इनकर्ड, फिर एडिशनल एक्चुअली इनकर्ड, फिर सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू अर्निंग रेशियो, और तीसरा वाला छोरी एडिशनल एक्सपेंसेस या एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू अर्निंग रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हो कमाल करते हो पांडे जी, जोरदार काम है आपका, है? तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ, हाँ या ना? हाँ बेटा, भारत में या वर्ल्ड में कहीं पर भी
इंश्योरेंस सिर्फ नुकसान का दिया जाता है। जैसे मान लो ये है, इसका नुकसान हो गया तो इसका इंश्योरेंस मिलेगा, इसकी सेल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ था कि जिस दिन इंश्योरेंस लिया था उस दिन मेरे ऊपर कर्ज था, जिस दिन इंश्योरेंस लिया था मैडम उस दिन मेरे ऊपर कर्ज था, तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी थी, तो मैंने उसको भी इंश्योर करा लिया, क्योंकि आग लगने के बावजूद भी मुझे इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट जब आग लगी थी उसके पहले ही मैंने लोन रिपे कर दिया। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? तो उस केस में मेरा इंटरेस्ट का खर्चा बच गया। से यस। सो बेटा प्रॉब्लम क्या हुई कि जब तुम ले रहे थे शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो में वो वाला कंपोनेंट भी आ गया था, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। उसका मतलब यह है कि आपको इंटरेस्ट का भी पैसा मिल रहा था, बट अगर वो खर्चा हो ही नहीं रहा है तो उसका इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। तुमको बात पहुंची मेरी? तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अभी आपको ग्रॉस क्लेम निकालना है। तो ग्रॉस क्लेम कैसे निकलता है देखिए, 5th पॉइंट, ग्रॉस क्लेम। मैं इसको ग्रॉस क्लेम क्यों बोल रहा हूं आगे बताऊंगा। ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम में हम बोलेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। सर लॉस ऑफ प्रॉफिट कहां से मिलेगा? लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा स्टेप नंबर 2 से, बट इसको मैं 3 कर देता हूं क्योंकि पहले आपको अर्निंग रेशियो निकालना पड़ेगा ना, तो इसको 2 कर देता हूं और ये कर देता हूं 3। सो लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 3 से मिलेगा, हाँ या नहीं? It was nothing but short sale into earning ratio. It was nothing but short sale into earning ratio. ये लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ क्या? फिर क्या करेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट लेस, लेस नहीं सॉरी, हाँ लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सॉरी पूरा परफेक्ट लिखता हूं, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? कि बेटा जी अगर कोई स्टैंडिंग चार्जेस थे और अगर वो सेव हो गए तो खर्चा नहीं हुआ तो उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। इसमें ऐड होता है एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस कौन सा? नोट नंबर 4 या स्टेप नंबर 4, ये ऐड होगा। इसी के साथ ऐड होगा फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस। फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस ये क्या होगा? ऐड। और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ये आया ग्रॉस क्लेम। इसके बाद में क्या है? ग्रॉस क्लेम। से यस, हैप्पी? कोई क्वेरी नहीं? अब उसके बाद में क्या करेंगे? 6th पॉइंट, ग्रॉस क्लेम आ गया। उसके बाद में 6th पॉइंट क्या करेंगे हम? क्या करोगे? नो, ग्रॉस क्लेम आने के बाद में आप निकालो, हाँ बराबर कंपेयर करेंगे, बट क्या कंपेयर करेंगे बताना। स्पैट तुम निकालोगे स्टैंडर्ड प्रॉफिट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ये निकालना है आपको। अब ये कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इसको मैं बोलूंगा स्पैट। ये कैसे निकालते सुन लीजिए। आप एनुअल टर्नओवर लोगे, उसको क्या करोगे? प्लस माइनस ट्रेंड लगाओगे, हाँ नहीं, और इंटू करोगे अर्निंग रेशियो, मतलब कितने का प्रॉफिट इंश्योरेंस कराना चाहिए था। कळतंय काय राव? एन्युअल प्रॉफिट इंटू एडजस्टेड एन्युअल टर्नओवर, एन्युअल टर्नओवर प्लस माइनस ट्रेंड इंटू अर्निंग रेशियो। तो इससे आपको यह पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो सकता था। फिर इसको कंपेयर करेंगे। 7th पॉइंट में क्या करेंगे? कंपेयर स्पैट with policy amount. Compare SPAT with policy amount. If SPAT is more, average clause will apply. अब average clause will apply तो क्या करेंगे सर? सिंपल है। 5th स्टेप में क्या निकाला था? ग्रॉस क्लेम निकाला था क्या? सो ग्रॉस क्लेम इनटू समथिंग बाय समथिंग। सो डिवाइड बाय क्या करेंगे? स्पैट, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पॉलिसी अमाउंट। बेटा सेम तो लॉजिक था, इधर वैल्यू ऑफ स्टॉक, इधर लॉस हुआ करता था, लॉस के नीचे हुआ करता था क्या? आपका स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, और ऊपर क्या होता था? पॉलिसी अमाउंट। सो सेम तरीके से पॉलिसी अमाउंट, नीचे ताजा ताजा प्रॉफिट, और उसके बाद में क्या? ग्रॉस क्लेम, जो आपने निकाला था कौन से स्टेप में? स्टेप 5 ना बेटा, 5th। यहां पर तो क्या निकाला था? स्पैट निकला था ना। तो
आगे जाने के पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या? मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक आपको इस सारी स्टेप्स याद नहीं हो जाती। अच्छा, स्टेप्स भी याद कैसे पता है क्या? पहले सारी स्टेप्स आप नोटबुक में लिखोगे, उसके बाद में प्रॉब्लम को हाथ लगाएंगे। समझ में आ रही बात ध्यान में? हमारे एक जिम के मास्टर थे सोलापुर में, और उसकी वजह से मैं कभी जिम नहीं कर पाया। अब देख लो तुम्हें, उस जिम के मास्टर की बात क्या थी पता है क्या? खास गांव में ऐसे ही होता था, एक हाथ दो जिम होती थी, जिम्स रहती नहीं थी अच्छे वाली, एक हाथ दो जिम्स, और तो एक मास्टर रहता था कड़क। और वो आदमी साला अपने प्रोफेशन के बारे में एकदम जज्बाती समझते हो? हाँ। तो उस आदमी का रूल सिंपल था, जब तक तुम 100 पुशअप्स बाहर नहीं कर लेते हो अंदर नहीं आ सकते। 100 पुशअप की कंडीशन थी उसके, 100। और भरोसा मानो, जिन जिन लोगों ने 100 पुशअप्स की कंडीशन सेटिस्फाई करके अंदर गए, एक तो अंदर जाने के बाद में माहौल में नहीं रहते थे, एकदम खड़ाक। और फिर उसके बाद में उसने जो स्टेमिना डेवलप की, और वहां से कई सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल पर स्ट्रेंथ प्रदर्शन करके आए। मतलब दे वर रियली वेरी स्ट्रांग। बट कंडीशन क्या थी? कि 100 पुशअप। वैसे इधर प्रॉब्लम को हाथ लगाने के पहले मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे स्टेमिना बिल्टअप होगी, और उसके बाद में तुम आगे जा पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर कितना 7 स्टेप याद हुए बिना मैं आगे जाने नहीं दूंगा। और उसका प्रमाण हम कैसे लेंगे? कि आप पहले इसको लिख कर निकालेंगे। और जो नलायक वीडियोस भी देख रहे हैं सब लोग सुन लो, नलायक मैं प्यार से बोलता हूँ, इनफैक्ट वाइफ को भी नलायक ही बोलता हूँ, ठीक है? तो डोंट टेक इट पर्पसली, मतलब क्या बोलते हैं उसको। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने भी वहाँ पे शिद्दत से पहले अपने आप से सभी के सभी फॉर्मेट्स को रिप्रोड्यूस करना, फिर ही आगे जाना, ठीक है? सो पहला फॉर्मेट नंबर 1, वो तो मैं याद दिला देता हूँ। टर्नओवर को देखो, ये दिख रहा है तुम्हें नंबर लाइन कुछ, फिर ये बीच में एक लाइन, फिर इधर क्या है? आग लगी है नालायको, बी सीरियस। ये इधर कौन सा शेल है? एक्चुअल सेल। उस समय कितना सही वाला सेल हो सकता था इसके लिए, इस साल सेम पीरियड में सेल दिखेंगे, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड टर्न। बट यही सेल थोड़ी ना होता था, इसमें क्या करेंगे? एड लेस ट्रेंड, तो आपको एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर मिल जाएगा। उसमें से क्या लेस करोगे? एक्चुअल सेल, तो क्या मिलेगा? शॉर्ट सेल। पहली बात मिली शॉर्ट सेल की, गुड। फिर सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, उससे आप क्या निकालते हो? अर्निंग रेशियो। सो फॉर्मूला क्या बना आपका अर्निंग रेशियो के लिए? कैन आई नॉट से नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इनटू 100, यू गेट व्हाट? अर्निंग रेशियो। ध्यान से समझ लेना, इसमें कोई ट्रेंड एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो भाई पॉलिसी में छपा हुआ आएगा ना 20%। हाँ, इसमें प्राइस लेवल चेंजेस हो सकते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस मतलब प्राइस बढ़ गई, कम हो गई, प्राइस लेवल चेंजेस अलाउड है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। सेकंड स्टेप पर आगे, थर्ड स्टेप पर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो क्या फॉर्मूला है? शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो। फोर्थ स्टेप पर अगर आग लग गई और 4 महीने लगने वाले, तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? नहीं, हम एडिशनल खर्चा करेंगे। एडिशनल एक्सपेंस हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे, तो एडिशनल एक्सपेंसेस जब मांगे, लोअर ऑफ 3 इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है। एक्चुअल से एक्चुअल इनकर्ड। दूसरा, सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंस इनटू अर्निंग रेशियो। थर्ड, additional expense into adjusted annual turnover into earning ratio divide by adjusted annual turnover into earning ratio plus uninsured standing charges। क्या मेरे बच्चों को एनुअल टर्नओवर का मतलब पता है क्या? ताजा सेल, उस पर भी ट्रेंड लगता है। अगर आपको समझाना है तो ट्रेंड 2 चीजों पर लगता है, एक स्टैंडर्ड टर्नओवर और एक एनुअल टर्नओवर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसके बाद में ये पन्ना मैंने पलटा, फिर मैं आगे गया एडिशनल एक्सपेंस के बाद में। अभी हमको समरी निकालनी थी नेट लॉस की, तो समरी में गया ग्रॉस लॉस या ग्रॉस क्लेम। उसके बाद में क्या करेंगे? एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, और आपको ग्रॉस क्लेम मिल जाएगा। ऐड क्या? और फायर फाइटिंग एक्सपेंस। फायर फाइटिंग एक्सपेंस ऐड करने के बाद में ग्रॉस क्लेम मिलेगा। बट ये पूरा देना है कि नहीं देना, इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? स्पैट। स्पैट क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड लगाएंगे, इनटू अर्निंग रेशियो करेंगे, तो लेटेस्ट कितना प्रॉफिट हो सकता था वो निकलेगा। इसको कंपेयर करेंगे पॉलिसी अमाउंट के साथ। इफ द स्पैट इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। सो ग्रॉस लॉस इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्पैट। से यस, ये सभी की सभी चीजें यहां पर आपके इसमें लिख चुकी है। यस और नो? सो विल यू प्लीज कम डाउन टू दिस पेज नंबर। आजा बेटा, आजा आजा आजा। नहीं आएगा? नालायक, भाड़ में जा। ये देखो,
स्टेप नंबर 2 शॉर्ट सेल है, हाँ नहीं? तो स्टेप नंबर 2 आप यहां से लिखिए, इधर ही बॉक्स में शॉर्ट सेल जो है ना उधर ही बॉक्स में लिखना है। बोल रहा था नालायक छोरी मत लिख, तो सुन नहीं रही थी तब, चुप झूठी। ये पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो जल्दी से। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद में स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल टर्नओवर इज इक्वल टू व्हाट? शॉर्ट सेल। यहां तक हो गया बेटा? तो आपने शॉर्ट सेल तक लेकर आ गए आप। सो स्टेप नंबर शॉर्ट सेल तक निकाल दिया, डन। कैन आई गो हेड? ओके। अब बेटा जी आपको मैं बोल रहा हूं कि आ जाइए अपनी टेक्स्ट बुक में ही, स्टेप नंबर 2 से वहां पे लिखा हुआ है। शॉर्ट सेल निकल गया ना बेटा? शॉर्ट सेल तक निकल गया? कर रहे यार, जल्दी कर यार नालायक। एक्चुअल सेल या स्टैंडर्ड टर्नओवर लेस एक्चुअल सेल इज इक्वल टू व्हाट? शॉर्ट सेल। डन। अब उसके बाद में जब आप नेक्स्ट पन्ने पर आते हो, इधर से आ जाओ स्टेप नंबर 2 के बाद, व्हेन यू कम डाउन टू द थर्ड स्टेप, अर्निंग रेशियो। हाय नहीं, अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखा दिया था? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय टर्नओवर सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर इनटू 100। इससे क्या मिल जाएगा? अर्निंग रेशियो। अब बेटा जी मैंने इधर क्या बताया आपको कि व्हाट इज standing charges which business has to incur even if the business is closed down because of fire। आग लगने के बावजूद भी जो खर्चा होने वाला है उसको बोलेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में एक होता है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा होता है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। से यस और नो? अब जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है वो अगर 10 लाख है तो इधर बताओ नेट प्रॉफिट तो जो है वो लेंगे, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग कितना है? 10। हाँ नहीं, और डिवाइड बाय टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। बट बेटा इंश्योरेबल कितना था? 10 प्लस 15 25 इंश्योरेबल था। इंश्योरेबल का मतलब क्या हुआ? इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड। क्या मेरी बात पहुंचती है आपका? ओके, कैन आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप? बेटा ग्रॉस लॉस कैसे निकाला? शॉर्ट सेल इंटू अर्निंग रेशियो, यस और नो? बेटा स्टेप नंबर 5 को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, स्टेप नंबर 5 को थोड़ा सा पेंडिंग रखो। एग्रीड? Sixth, additional expenditure. Additional expenditure is what? Least of the following three. First one is what? Actual expenditure. दूसरा वाला actual expenditure into gross profit on annual adjusted turnover divided by gross profit as shown in numerator, मतलब ऊपर वाले, plus uninsured standing charges। क्या ये फॉर्मेट भी हमने देखा था क्या? यस। फिर बेटा जी लास्ट वाला क्या है? इधर लिख दीजिए और शॉर्टकट सेल, नहीं तो डायरेक्टली सेल्स अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ
एक्सपेंडिचर मतलब सेल बिकॉज ऑफ व्हाट, एडिशनल एक्सपेंस इनटू अर्निंग रेशियो. ये भी लिखा था कि नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखा था. सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू अर्निंग रेशियो. और बेटा जी थर्ड नेक्स्ट स्टेप क्या है, समरी ऑफ नेट लॉस. तो उसमें क्या लिया, ग्रॉस लॉस, शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस प्लस फायर फाइटिंग एक्सपेंडिचर लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस. और ये आपका क्या आ गया, नेट लॉस. से यस. अब आप मुझे पूछोगे व्हाट इज फायर फाइटिंग एक्सपेंडिचर. जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्रिगेड को बुलाया तो उसका भी तो खर्चा मांगेंगे ना हम, क्योंकि उससे हमने लॉस को करटेल किया. तो बेटा जी फायर फाइटिंग एक्सपेंडिचर के लिए भी सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने एडिशनल एक्सपेंस के लिए किया. वो क्या है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेस. अरे इंश्योरेबल का मतलब समझ में आ रहा है क्या, रेशियो यूज कर रहे हैं. मतलब वो क्या है पता है कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत कॉमन सेंस लगाकर काम करती है. वो क्या बोलती है, पूरे के पूरे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस मैं नहीं देने वाली, क्योंकि तुमने पूरा थोड़ी ना इंश्योर कराया, जितना इंश्योर कराया उस रेशियो में दे दूंगी मैं. से यस और नो. सो इसलिए क्या, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योरेबल. इंश्योरेबल मतलब टोटल. से यस. अरे बाबा इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है. न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. यही तो है ना, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड. इधर भी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड, मतलब दोनों मिलाकर क्या हो गया, इंश्योरेबल. अबे हाँ नहीं, इंश्योरेबल मतलब इंश्योर्ड प्लस अनइंश्योर्ड. यही बताया था मैंने. इधर भी इंश्योरेबल कितना है, 25. चलो ओके. उसके बाद में आप क्या निकालते हो, स्पैट. कोई बात नहीं, इधर देख, स्पैट निकालना है. स्पैट कैसे निकालेंगे, एनुअल टर्नओवर, उस पर ट्रेंड एडलेस इंटू अर्निंग रेशियो. ये क्या मिल जाएगा, स्पैट. स्पैट को कैसे याद रखोगे, द मोस्ट रिसेंट टर्नओवर पर प्रॉफिट. द मोस्ट रिसेंट टर्नओवर पर प्रॉफिट. इसको कंपेयर किसको करोगे, पॉलिसी अमाउंट. इफ दिस स्पैट इज मोर देन पॉलिसी अमाउंट, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई. और एवरेज क्लॉज का ये रहा फॉर्मूला. एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, फिर हम लिखेंगे नेट लॉस इंटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय स्पैट. मैं आगे जाऊंगा नहीं जब तक ये रिवाइज नहीं कर लेते. एक लास्ट टाइम याद है ना, 100 पुशअप्स. उसके पहले अंदर कदम नहीं रखूंगा प्रॉब्लम के पास, और जब कदम रखूंगा तो तुम ही सॉल्व करोगे, क्योंकि तब तुमको इजी हो जाएगा. स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, अरे नहीं, पहले मुझे ये टर्नओवर के बारे में भी नहीं पता. ये एक्चुअल सेल कौन सा होता है, हाथ करके दिखाओ. एक्चुअल सेल, अफेक्टेड पीरियड का ये वाला सेल. अच्छा, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर कौन सा होता है, उसी पीरियड का करस्पॉन्डिंग इधर वाला. इस पर ट्रेंड नहीं लगता है, जा लगता है तो इस पर ट्रेंड लगाकर उसमें से एक्चुअल सेल माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल पर क्या लगाना पड़ता है, अर्निंग रेशियो. अर्निंग रेशियो कैसे निकलेगा पांडे जी, पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इनटू 100 इज व्हाट, अर्निंग रेशियो. फिर जाए हम थर्ड स्टेप पर, क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट, शॉर्ट सेल इनटू अर्निंग रेशियो. थर्ड स्टेप हो गई. फोर्थ स्टेप, एडिशनल एक्सपेंसेस, लोअर ऑफ द 3 एक्चुअली इनकर्ड. सेकंड, सेल बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू अर्निंग रेशियो. फोर्थ वन, additional expenditure into adjusted annual turnover into earning ratio divide by adjusted annual turnover into earning ratio plus uninsured standing charges. lower of the 3 ऐड हो गया. फिर फिफ्थ, समरी. समरी में क्या क्या लोगे डायरेक्टली, पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट एड एडिशनल एक्सपेंसेस लेस सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस क्या करोगे, ऐड. ये आपको क्या मिलेगा, नेट लॉस. अब नेट लॉस पूरा मिलेगा कि नहीं, इस पर क्या डिपेंड करेगा, स्पैट. स्पैट मतलब क्या, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, मतलब एनुअल टर्नओवर एडजस्ट करना प्लस माइनस ट्रेंड. तो उसको क्या बोलेंगे, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू अर्निंग रेशियो. यू विल गेट व्हाट, स्पैट. कंपेयर स्पैट विथ पॉलिसी अमाउंट. इफ स्पैट इज मोर, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई. सो क्लेम कितना आएगा, नेट लॉस इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्पैट. चलो बिना देखे एक बार लिख कर दिखाओ, बिना देखे एक बार लिख कर दिखाओ सारी स्टेप्स. बी क्विक, गिव योरसेल्फ अ बेस्ट शॉट.
डन डन डन, ऑलराइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मे बी आई हैव टू लीव यू अर्ली, प्रॉब्लम्स मे बी विल ट्राई इट टुमारो, और मे बी इफ इट इज पॉसिबल आई विल मैसेज यू एंड विल डू इट। ठीक है? यस, थैंक यू।